ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष चुने गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इसको ऐतिहासिक बताई, लेकिन ध्वनि मत से एनडीए ने इस बाजी को जीत लिया। और साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात यह रही कि एनडीए ने अपने अलावा भी इसके साथ अपने कुछ और दलों को जोड़ लिया, यानी अपना नंबर बढ़ाया सरकार ने। यह बहुत बड़ा था। लेकिन इमरजेंसी के ऊपर जैसे ही लोकसभा अध्यक्ष का प्रस्ताव आया तो कांग्रेस को और विपक्ष के खेमे को बेचैनी हो गई। इमरजेंसी जो कि आपातकाल था 1975 में, उसको लेकर जब प्रस्ताव आया तो काफी विवाद बढ़ गया, उसको लेकर नारेबाजी हुई। तो आज पूरा दिन क्या हुआ इस रिपोर्ट पे देखते हैं और उसके बाद आज हमारे साथ 3 सांसद लाइव होंगे जो बात करेंगी आज पूरे दिन सदन में क्या हुआ और आखिरकार यह सरकार कैसे चलेगी, पक्ष और विपक्ष में कितनी बनेगी बात। As the Speaker of this House, those in favor may say aye. Those against may say no. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. 18वीं लोकसभा में टीम एनडीए ने पहला टेस्ट ध्वनि मत से पास कर लिया। एनडीए के उम्मीदवार ओम बिड़ला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए और परंपरा के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद नेता सदन यानी प्रधानमंत्री मोदी और नेता विपक्ष राहुल गांधी उन्हें आसन तक छोड़ने गए। ये सदन का सौभाग्य है कि आप दूसरी बार इस आसन पर विराजमान हो रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने ओम बिड़ला की तारीफ की, लेकिन साथ साथ ताने मारने से बाज नहीं आए। It is very important that the voice of the opposition is allowed to be represented in this house. लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। इस हाउस का कैरेक्टर बदल चुका है, अब बीजेपी स्टीम रोल नहीं कर पाएगी। लेकिन इस औपचारिकता के ठीक बाद स्पीकर ओम बिरला ने इमरजेंसी की याद दिलाई और 2 मिनट का मौन भी रखवाया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई और जमकर नारेबाजी की। कि एक तरफ तो आप सहयोग की अपील की बात करते हो, मिलजुल कर सदन चलाने की बात करते हो और पहले दिन आग लगाते हो। राहुल जी, संविधान की प्रति खरीद के लाके हाथ में पकड़ने से संविधान नहीं बचता है। संविधान के प्रति हृदय में सम्मान होने से संविधान बचता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, स्पीकर के मुद्दे पर संख्या बल दिखाने का विपक्ष ने जो दांव चला था, क्या वो उल्टा पड़ गया? क्योंकि गैर एनडीए दल भी ओम बिड़ला के समर्थन में खड़े हो गए थे। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आज एनडीए की जो ध्वनि मत से जीत हुई है, पहली जीत का विश्लेषण क्या है आपको मैं बता देता हूं। अल्पमत वाली सरकार का जो नैरेटिव विपक्ष बना रहा था वो इससे ध्वस्त हुआ है। दूसरा, नंबर गेम में बीजेपी का मैनेजमेंट विपक्ष पर जरूर भारी पड़ा है, क्योंकि बीजेपी के साथ सिर्फ एनडीए के दल नहीं आए, जगनमोहन रेड्डी भी साथ में आए हैं। तीसरा बड़ा संदेश जो है वो ये है कि स्पीकर के मुद्दे पर इंडिया अलायंस में एक खटपट दिखी। ममता बनर्जी थोड़ी नाराज दिखी और अभिषेक बनर्जी ने सार्वजनिक तौर पे बोला कि कांग्रेस ने हमसे पूछ के ये नहीं डिसाइड किया था। वो बाइट भी हमने आपको सुनवाई। इसके अलावा चौथा बड़ा संदेश है, संसद में आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव विपक्ष के संविधान वाले मुद्दे का एक तरह से जवाब हुआ है और आपातकाल के मुद्दे पर कांग्रेस और कांग्रेस के कुछ घटक दल थोड़े अनकंफर्टेबल जरूर हुए हैं। आज सदन के अंदर तो दिखा है, लेकिन बड़ा प्रश्न, क्योंकि आर पार देश का सबसे देखे जाने वाला कार्यक्रम है, क्या स्पीकर के मुद्दे पर विपक्ष अति आत्मविश्वास में आ गया था? यह बड़ा प्रश्न है। और भारतीय जनता पार्टी को भी क्या अपना कैरेक्टर, पॉलिटिकल कैरेक्टर संसद के अंदर बदलना पड़ेगा? इसकी भी हम बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए आज कई
मेहमान है मेरे साथ 3 सांसद हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। राज्यसभा की पप्पू यादव हैं, लोकसभा सांसद हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तीनों का अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, शुरुआत आपसे करते हैं। आज सदन के अंदर हमने देखा जब लोकसभा के अंदर ओम बिरला का इलेक्शन हुआ और ध्वनिमत से जब वो प्रस्ताव पारित हुआ, एक ऐतिहासिक मौका था, दूसरी बार ओम बिरला अध्यक्ष बने। लेकिन उसके ठीक बाद इमरजेंसी को लेकर एक विवाद खड़ा हो गया क्योंकि प्रस्ताव आया। क्या आपको लगता है कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी उसका प्रस्ताव आया, निंदा प्रस्ताव था, क्या आपको लगता है कि वही विवाद की वजह बनी, और विवाद की वजह बनी तो क्यों बनी? तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि ओम बिरला जी को बधाई है कि वो दूसरी बार स्पीकर बने हैं। पर ये जो दूसरा स्पीकर का जो इतिहास आप बता रहे हैं, ऐतिहासिक मौका रहा। इतिहास एक और भी बना कि 50 साल बाद इस पद के लिए एक इलेक्शन हुआ। भले ही वॉइस वोट से वो जीते हैं, पर इलेक्शन होकर जीते हैं। क्योंकि आज विपक्ष को भी जो जिम्मेदारी दी है देश ने, उस जिम्मेदारी को निभाने का कर्तव्य हमारा बनता है। जहां पर अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करती है तो मनमानी के खिलाफ भी लड़ाई लड़ने की जिम्मेदारी देश की जनता ने दी है। वो हमने इससे सिद्ध कर दिखाया। पहली बात ये। दूसरी बात, हाँ, हम जानते थे हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, पर यह ध्यान दिलाना ज़रूरी था कि अब जो भी काम होगा संविधान के दायरे में रहकर होगा। और संवैधानिक तौर तरीके हमें बताते हैं कि अगर एक सरकार अपने मनमानी करना चाहती है तो वो मनमानी हम होने नहीं देंगे। जनता की सुनवाई होना ज़रूरी है। अब रही बात इमरजेंसी को लेकर। अब आप देखिए, 50 साल पहले इमरजेंसी देश में हुई। इमरजेंसी के चलते बहुत किताबें लिखी गई, बहुत रिसर्च हुआ। इंदिरा गांधी जी ने जब चुनाव रखा, वो चुनाव में हार मिली थी उनको, फिर जनता का विश्वास जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनी थी। और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो लाने थे कि जहाँ पे इमरजेंसी का काल फिर से ना आ पाए, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस भी लाए गए। अब वो बात 50 साल पहले हो गई। अब हम 50 साल आगे आए। आज भारतीय जनता पार्टी को 2 टर्म का बहुमत क्यों मिला? कि उनको जहां जहां देश की जनता को लग रहा था कांग्रेस या यूपीए की सरकार ने गलतियां की हैं, तो इस बार नरेंद्र मोदी को हम देते हैं, उनको मेजॉरिटी देते हैं, उनसे कहते हैं कि अब आप हमारे लिए एक नया देश बनाइए, एक न्यू इंडिया जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे। अब इस न्यू इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 साल में क्या क्या किया है? बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई चरम सीमा पर, महिलाओं पे अत्याचार चरम सीमा पर, युवाओं की जो दिक्कतें हैं एग्जाम्स को लेकर वो चरम सीमा पर। तो एक एजुकेशन इमरजेंसी जो लगाई है उस पर तो प्रधानमंत्री चर्चा नहीं करेंगे। आज देश का, मुझे आप बताइए अमीश जी, आप भी बैठे, मैं भी बैठी हूँ, 18 साल का युवा जो ग्रेजुएशन मेडिकल डिग्री करना चाहता है, वो उम्मीद करेगा कि संसद में चर्चा वो नीट एग्जाम्स को लेकर हो या 50 साल पहले जो आपातकाल की सिचुएशन थी उसको लेकर हो। आज 21 साल का युवा जो बेरोजगार बैठा है, वो क्या उम्मीद कर रहा होगा देश के संसद से कि आप बात करेंगे कि देश में बेरोजगारी क्यों है, या 50 साल पहले क्या हुआ था इतिहास में? आपका एक मिनट में सुधांशु त्रिवेदी भी मेरे साथ जुड़े कहेगी कि हमारी सुरक्षा की आप बात करिए, या 50 साल पहले क्या हुआ था उसकी बात करिए, या देश की जनता ये कहेगी कि जो आप एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो आप मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं, जो आप फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ट्रैम्पल कर रहे हैं, वो क्या अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है? और ये अनडिक्लेयर्ड फंडामेंटल राइट्स कहां ट्रैम्पल हुए हैं? नहीं, फंडामेंटल राइट्स तो ट्रैम्पल हुए थे। प्रियंका जी एक सेकंड, एक करेक्शन। फंडामेंटल राइट्स को तो ट्रैम्पल हुए थे जब नहीं, आप उनसे बात करिए फंडामेंटल राइट्स के बारे में जी। नहीं, जिनके घर बगैर जुडिशरी के नहीं, अब किसी गुंडे बदमाश का घर टूट रहा है तो उसके लिए चिंता हमें क्यों करनी है? लेकिन फंडामेंटल राइट्स, गरीबों के घर टूट रहे हैं। अयोध्या में जो घर टूटे, जिनका परिणाम इन्होंने भुगता और समाजवादी पार्टी ने वहां से चुनाव जीता है, आप उनसे जाकर पूछिए। बनारस में नरेंद्र मोदी जी का जो विनिंग मार्जिन था 1.5 लाख पे आ गया, आप उनसे जाकर पूछिए। ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। मैं उन फंडामेंटल राइट्स की बात कर रही हूं। सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ है। जी सुधांशु त्रिवेदी, विपक्ष लामबंद है, लेकिन संविधान और आपातकाल की इस जंग में सदन चलाना तो सरकार का भी काम है, शासन का भी काम है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से आज अखिलेश यादव, राहुल गांधी, पप्पू यादव भी बैठे हैं, पप्पू यादव ने भी बोला कि क्या बात हो रही है, 50 साल पुरानी बात क्यों हो रही है? अभी प्रियंका जी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा की, आप भी उस सदन के मेंबर हैं, सेकंड टाइम मेंबर हैं आप। तो प्रश्न यह है कि 50 साल पुरानी बात को याद दिलाना आवश्यक क्यों था आज? कारण बताइए। बताता हूं, बड़ा विचित्र तर्क है। तो 15 अगस्त 47 क्यों मनाते हैं? 15 अगस्त कहिए हो गया जो होना था 77 साल पहले।
अंग्रेजों ने ऐसा किया था, वैसा किया था, क्या कहने की जरूरत है? मेरे विचार से यह हास्यास्पद तर्क है। और मैं पूछना चाहता हूं, अगर यही मुद्दे थे जो प्रियंका जी कह रहे हैं, तो इन मुद्दों के बारे में चर्चा करनी चाहिए थी विपक्ष। ये संविधान की किताब क्यों लेके आए? संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था, साइन हो गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, तो फिर क्यों लेके आए? मुद्दा आप लेके आते हैं 75 साल पुराना। और जब संविधान की वास्तविक हत्या हुई यह बताया जाता है, तो वो सच आप बताने के बारे में कहते हैं कि साहब इसको बताने की क्यों आवश्यकता है? इसलिए बताने की आवश्यकता है कि जैसे प्रियंका जी की पार्टी को अपने नाम के आगे बाला साहब ठाकरे जी का नाम लगाने की जरूरत पड़ती है, यद्यपि वो आज हमारे बीच में नहीं है, तो इसलिए जो आपके पुराने कार्य हैं, अच्छे या बुरे, दोनों आपके साथ होते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं, जो उन्होंने कहा आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी का शायद आइडिया नहीं है आप लोगों को। जितना प्रियंका जी ने बोला है ना, इतना बोलने पे इमरजेंसी में जेल, और आप कभी बेल भी नहीं मांग सकती थी। खत्म। जी। एक रूल था DIR, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, जिसके अनुसार अगर लेकिन सुधांशु मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे जी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि अभी भी एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है। अभी भी प्रियंका जी ने बोला, ये बात राहुल गांधी भी पहले कह चुके हैं, कई नेता कह चुके हैं, आई डोंट वांट टू नेम देम, कई नेता कह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि आप भी कुछ चीजें बुलडोज करते हैं? जो विपक्ष का आरोप है वो आपको भी अपना जो जैसा विपक्ष कह रहा है पॉलिटिकल एटीट्यूड वो छोड़ना पड़ेगा, बुलडोज वाला, माई वे और हाईवे? हाँ, वो बात सही है। ये जो प्रियंका जी ने कहा, तो इनकी पार्टी की जब सरकार थी तो बुलडोजर चला था कंगना रनावत के उसके ऊपर, और फिर इनकी पार्टी के मुखपत्र सामना में लिखा था उखाड़ दिया। मतलब अब कोई किंतु परंतु नहीं रह गया था कि वो पॉलिटिकल निर्णय था, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था। फिर इसीलिए कोर्ट में फटकार पड़ी थी कि आपने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, पर सामना में लिखा था उखाड़ दिया, और एक पत्रकार को भी उठा के बंद कर दिया था, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको कोई चैनल अच्छा नहीं लगता है और किसी पत्रकार की बात नहीं अच्छी लगती है, तो कृपया आप चैनल बदल सकते हैं। तो जो इन्होंने कहा, इसीलिए तो मैंने कहा ना, इन लोगों के राज्य में होता है। तो आज की बात बताइए, सिर्फ 2 साल पुरानी बात, हमारे रिजीम में तो पूरी स्वतंत्रता है। बताइए, जिन्होंने कहा था मोदी जी की बोटी बोटी काट डालूंगा, वो आज संसद में है कि नहीं? फिर जलवाए जलाल के साथ इमरान मसूद की आप बात कर रहे हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से सांसद है, सहारनपुर से जीत कर आए हैं, जिन्होंने बोटी बोटी मोदी की काटने की बात कही थी, वो जीत के आए हैं, लेकिन वो 2014 में कही थी, अब 2024 आ गया है। तो प्रियंका नहीं, अंतर यह है कि वो 14 में समाजवादी पार्टी के सदस्य थे, राहुल गांधी जी उनको सम्मान पूर्वक अपनी पार्टी में लाके सांसद बना दिए। जी प्रियंका चतुर्वेदी, आपका रिस्पांस जरूरी है, और प्रश्न यह है कि क्या आपको लगता है कि कुछ चीजें जिन चीजों की बात डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बोली वो भी वैलिड है, क्योंकि विपक्ष बार बार ये मुद्दा उठा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो बीजेपी अपनी तरफ से अब याद दिला रही है कि लोकतंत्र कब खतरे में आया था। तो ये तो पॉलिटिकल गेम है, लेकिन आपसे भी मेरा प्रश्न वही है जो डॉक्टर त्रिवेदी से था कि इमरजेंसी और लोक संविधान की इस लड़ाई में क्या सदन चल पाएगा? मैं फिर से आपको क्यों आप बार बार इतिहास में जा रहे हैं? मैंने आपको बता दिया, 50 साल पहले जब इमरजेंसी लागू हुई थी देश में, इंदिरा गांधी जी को उसी प्रजातंत्र ने उनको हराया था। उनके अगर कुछ एक्सेसेस हुए थे उनको हराया था। फिर उसी संविधान ने हमें मौका दिया कि उसको मॉडिफाई करें, जैसे इस तरीके का दुरुपयोग ना हो। किया था या नहीं किया था? ये बार बार इतिहास में जा जाकर ये क्या बोल रहे हैं? बाला साहेब ठाकरे जी का लेगेसी पे नाम हमारे लगाने की जरूरत नहीं थी। हम जो काम करते हैं, उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी का काम जो है वो उनकी लेगेसी दर्शाता है। ये जो आप लोग ने कृत्य किया, आपने संविधान को दरकिनार कर प्रजातंत्र का गला घोटकर बीच सवेरे आपने जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाई, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी आपको उसके लिए फटकारा है। थोड़ी फटकारे की याद आती है। अच्छा, अब आए कंगना रनावत जी के घर के बारे में। आप लोगों को ये दिक्कत होती है जब अमीरों के अवैध काम जो होते हैं, अमीरों के घर तोड़ दिए जाते हैं। घर नहीं, ऑफिस तोड़ा गया था और उनका कंपाउंड वॉल तोड़ा गया था, जो उनको 3-4 नोटिसेस मिल चुके थे, तब टूटा गया था। जो गरीबों के घर आपको टूटे, बनारस हो या अयोध्या हो, वो आपको नहीं दिखा।
तभी तो आज नरेंद्र मोदी जी की हालत ये है कि 1.5 लाख के मार्जिन से ही जीत पाए हैं बनारस में, और अयोध्या हार गए हैं, और आने वाले समय में असेंबली चुनाव में भी आपको समझ में आ जाएगा। रही बात आपातकाल की, आज पूरा का पूरा जो सत्ता पक्ष था वो कौन सी पिक्चर प्रमोट कर रहा था? 6 सितंबर को वही इनकी जिनके बारे में ये चर्चा कर रहे हैं उनकी पिक्चर आने वाली है, वो खुद उसका प्रमोशन कर रही हैं। तो आज जो उनको पार्लियामेंट से ज्यादा बड़ी जगह क्या मिलती कि पार्लियामेंट में ये सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उनका अलायंस आज जाकर उस पिक्चर का प्रमोशन कर रहा था। पर जनता ने सबक सिखाया है, जनता ने सबक सीखा है, सरकारों ने सबक सीखा है। और ये बात और फिर लास्ट कंपैरिजन जो कर रहे थे इंडिपेंडेंस डे से और रिपब्लिक डे से, आपको इस पे कुछ तो शर्मनाक महसूस होना चाहिए कि 200 साल की लड़ाई लड़कर हमने ब्रिटिशर्स से हमने लड़ाई लड़ी और उनको धक्के मारकर निकाला, और उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे को हम सेलिब्रेट करते हैं कि हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो फॉरवर्ड थिंकिंग कॉन्स्टिट्यूशन था। सेलिब्रेशन होता है। ये रिमाइंडर ऑफ जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं इमरजेंसी डेज, उसका निवारण 50 साल पहले हो चुका है, प्रजातंत्र ने ही किया है और देश के संविधान ने ही किया है। यही अंतर है आप में और हम में। ओके सुधांशु जी सुधांशु आपका रिप्लाई, सुधांशु जी आपका रिप्लाई, देन पप्पू यादव आई एम कमिंग टू यू। सुधांशु त्रिवेदी। अब मैं प्रेजेंट और देखिए संगत का असर कितना होता है। प्रियंका जी शिवसेना की सांसद है और मुंह से क्या निकला? 200 साल की गुलामी का संघर्ष। शिवसेना जिस छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे बनाई गई थी वो संघर्ष गुलामी का संघर्ष नहीं था, सिर्फ अंग्रेजों से गुलामी का संघर्ष था। ये गुलामी की मानसिकता जिस संगत में जाके आप बैठे, उस संगत का प्रभाव आ गया। जब हमारे साथ थे तो हम कहते थे शिवाजी का संघर्ष, गुरु गोविंद सिंह का संघर्ष और महाराणा प्रताप का संघर्ष सब आजादी का संघर्ष था। 800 साल की गुलामी थी, 200 साल की नहीं थी। नहीं, अब वो करने से कुछ नहीं होगा, हमें पता है। जैसी संगति बैठी है वैसे ही गुणदीन। अब आइए आज के समय में कौन संविधान की ऐसी तैसी कर रहा है ये बताइए। संविधान के अनुसार पार्लियामेंट से पारित किसी एक्ट के बारे में कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित नहीं कर सकती। सीए पार्लियामेंट से पारित एक्ट था और केवल 2 साल पहले अनेक राज्य विधानसभाओं ने उसके खिलाफ पारित किया। यह संविधान खतरे में डालना था कि नहीं? और सीए किससे जुड़ा हुआ था? नागरिकता से जुड़ा। नागरिकता का विषय राज्य का विषय है ही नहीं, टोटली सेंटर का विषय है। तो जो राज्य का विषय नहीं है उस पे केंद्र से पारित प्रस्ताव के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले लोग, यानी संविधान को ध्वस्त करने वाले लोग, और जब इनकी सरकार थी तो भारत की हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव बॉडी कैबिनेट का पर्चा पब्लिकली फाड़ने वाले, कैबिनेट के प्रस्ताव को पब्लिकली ऐसे ऐसे करके फाड़ने वाले लोग, संविधान के चिन्ह उड़ाने वाले लोग आज ये कहने का प्रयास करते हैं। इसलिए हमने बताया संविधान की रक्षा हम ही ने की है और आज आप दुर्भाग्य से उन लोगों के साथ जाके खड़े हो गए हैं। और देखिए एक लाइन और कह दूं, गठबंधन में कितना सामंजस्य है। पप्पू यादव जी हमारे साथ बैठे हैं, इनको टिकट क्यों नहीं मिलने दिया? आरजेडी ने सिर्फ इसलिए कि पप्पू यादव जी को टिकट ना मिले तो वो सीट अपने पास रख ली और कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया और वो निर्दलीय लड़के जीत के आ गए। अब आप सोचिए कि पप्पू यादव जी की उपस्थिति अपने आप में दर्शाती है कि वास्तविकता में इस इंडी गठबंधन में एक दूसरे के बारे में कैसा घात प्रतिघात और शह और मात का खेल करने में लगे हैं कि एक मजबूत नेता दिख जाए तो उसे जी सुधांशु जी ये अपने आप में प्रमाण है। नहीं तो पूछ लीजिए आज उनके आगे निर्दलीय सांसद की बजाय पप्पू यादव जी ओके, निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव और बड़े वरिष्ठ नेता हैं और मेरी तो इनसे मुलाकात भी बहुत पुरानी है। पप्पू यादव जी, आपके साथ धोखा हुआ है, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी तो यही कह रहे हैं और आज आपने सदन में बोला ये रंग में भंग डाल रहे हैं। प्रश्न ये है कि रंग में भंग डाल कौन रहा है? और जब इमरजेंसी की बात होती है तो उस आपातकाल की बात होती है जब वाकई इस देश के संविधान को दरकिनार कर दिया गया था और सिर्फ एक नेत्री के लिए यह सब कुछ हुआ था, श्रीमती इंदिरा गांधी जी के लिए। तो इसको बताने में तकलीफ क्यों है, परेशानी क्यों है? नहीं मैं पहले बता दूं, वो नेत्री देखिए राहुल गांधी जी ने और भी लोगों ने कई बार ऐसी घटनाओं के बारे में जिक्र, चाहे सिख की घटना हो, उन्होंने पहले भी कह दिया है कि ये एक कांग्रेस से भूल हो सकती है। उसके लिए राहुल गांधी जी एक बार नहीं कई बार इसका जिक्र कर चुके हैं। पहला। दूसरी बात, जब आपने रंग की भंग की बात की, मैंने कहा आज का जो माहौल था ना, वो एक ऐसे सम्मान, स्वाभिमान और अभिमान के प्रतीक की वो चेयर है जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्य, नैतिक मूल्य और संवैधानिक इतिहास को गौरवान्वित करता है। और उस पद पे उस एक
मुझे लगा आप अपने टिकट के आपकी टिकट में जो रंग में भंग डला आपने उसको याद किया। मेरी बात तो सुनिए, नहीं, मेरी बात तो सुनने भैया। मैंने कहा कि आज बहुत ही अच्छे माहौल में सदन के नेता, सदन के विपक्ष के नेता दोनों, देखिए आप पूरे तरीके से पॉलिटिकल बोलने को आप एकदम फ्रीडम है आपको, आप मंच पे स्पीच दीजिए। मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है पप्पू जी। जी यादव जी, तो मैंने कहा यादव जी आवाज आ रही है मेरे पास। पॉलिटिकल चुनावी मुद्दा बनाइए, मैंने कहा चुनावी मुद्दा बनाइए। आप पॉलिटिकल पार्टी हर एजेंडे को उठाती है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम एक दूसरे के लिए नहीं है। लेकिन आज का जो माहौल था, जब राहुल गांधी जी प्रतिपक्ष के नेता बने, देखिए एक बात समझिए, मैं कभी भी लाई लपट की बात नहीं करता हूं। अलग बात है हम निर्दलीय चुनाव सही, त्रिवेदी साहब हमारे भाई हैं, निर्दलीय एक बार नहीं 4 बार, हम 7 बार संसदीय जीवन में 5 बार निर्दलीय, एमएलए भी निर्दलीय थे, 2 ही बार पार्टी से हम एमपी बने, 4 बार हम निर्दलीय सांसद रहे। ये ट्रस्ट, ये भरोसा, ये विश्वास, एक उम्मीद बेटे की तरह बिहार और पूर्णिया को हमसे है। लेकिन मुद्दा यहाँ नहीं है, मुद्दा यहाँ है कि एक व्यक्ति, आप याद कीजिए मनमोहन सिंह जी की दूसरी पारी, जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर लगातार आज के युग में 5-10 किलोमीटर लोगों को चलना मुश्किल होता है, उसने एक आवाज़ बना देश का, मणिपुर से लेकर, हम मणिपुर की डेमोक्रेसी की बात करेंगे, हम बात करेंगे कर्नाटक में चुनी हुई सरकार की, हम बात करेंगे मध्य प्रदेश। देखिए फिर संबित भाई बोलेंगे कि आगे क्या हुआ, आगे ने कांग्रेस ने किया, ठीक है, परंपरा क्या बनी रहनी चाहिए। सुधांशु भाई एक नए इतिहास, पार्लियामेंट बन गए लोकसभा में, लेकिन ये सुधांशु त्रिवेदी हैं जी। आप जी नहीं ना, सुधांशु भाई की बात, वैसे त्रिवेदी जी की बात कर रहे हैं, मेरे भाई यही है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, जैसे कर्नाटक की सरकार गिरी, जैसे महाराष्ट्र की सरकार गिरी, और बाला साहब ठाकरे का जब जिक्र आता है तो मुझे याद आता है कि एक एमपी अटल जी और अडवाणी जी का वो साथ, बाला साहब का, और वो एक मित्रवत, एक भाव, मतलब वो साथ को जब मैं याद करता हूँ, और उसके बाद जितने नेता इस देश में बने बीजेपी के, वो किस तरह जाकर के समर्पण के भाव के साथ आशीर्वाद लेते थे। हम बाला साहब ठाकरे नहीं रहे, उसकी भी जिक्र नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि 5 जज ने क्या कहा था, हम उस बात की जिक्र करना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम जज ने किस बात का जिक्र किया था। एक हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल जी आज पर आपको क्या कारण लग रहे हैं इन्वॉल्व, चलिए मेरी बात तो सुनिए ना, एक केस में इन्वॉल्व हुए, चलिए इन्वॉल्व थे या नहीं थे उसको न्यायालय को देखना है। उन मुख्यमंत्री को आपने बस सिर्फ एक ही कारणों से कि कोई आंख मिला करके नहीं देखे। लोकतंत्र में विविधताओं से भरा है, हम दोनों को अवसर मिला है, हम दोनों की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, लेकिन जब डेवलपमेंट की बात दिल्ली की आती है, अन्य चीज़ों की आती है, तो आप उसको देखिए। 3 बार के संसदीय जीवन में उस व्यक्ति पर जिन्होंने कोई मंत्रालय नहीं ली, और उस व्यक्ति पर एक आरोप लगा करके जेल में बंद कर देना, चलिए जेल में वो बंद हो गए, उसके बाद उन हाई कोर्ट ने जिस तरीके से बिना लेकिन पप्पू जी आपने अभी लंबा बोला, लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल का जिक्र किया तो सर सुन तो लीजिए 1 मिनट के लिए। अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई जिस तरह जाकर के नोटिस जाकर के थमा करके जाके कहता है कि मैंने आपको गिरफ्तार कर लिया, सेम सरकमस्टांसेस के केस है, ईडी ने दूसरे तरीके से उसको इंटरप्रिटेशन किया और सीबीआई ने उसको दूसरे तरीके से इंटरप्रेट किया। सरकमस्टांसेस को देखने की जरूरत है। आप तंग करने के ख्याल से, सर सुनिए संबित भाई, तंग करने के ख्याल से किसी चीज को आप करते हो, या आपने जिस तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री का आप स्थिति देखिए, तो आपको लगेगा, आप ऐसे इसको नहीं समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये तो कोर्ट, ये तो सीबीआई की कस्टडी आज कोर्ट ने दी है, बीजेपी थोड़ी दी है। लेकिन मैं सुधांशु त्रिवेदी से सदन में आज जी सर सुधांशु जी से जवाब दिलवा देता हूं। मेरा ये समझ जी,
मेरी एक बात तो सुन लीजिए, मेरी एक बात बोला आप सदन में जी मैं आपकी 5 बातें सुनिए, बाकी भी लोग प्रियंका जी भी वेट कर रही हैं जी। नहीं, सदन में जितना सौहार्दपूर्ण वातावरण था, सकारात्मक और रचनात्मक दोनों बात हुई, और उसके बाद सदन के चेयर से एक पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, जिसको आज भी सर्वे कराइएगा तो उनकी डायनामिक और उनके बहुत इतिहास है। एक बड़ी भूल, एक बड़ी घटना। ठीक है पप्पू जी सुधांशु त्रिवेदी इस पर रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लंबे समय से वो भी वेट कर रहे हैं, प्रियंका जी भी वेट कर रही है। फिर जनता ने उन्हें लाया। आप पप्पू जी आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए आप कई मुद्दों पर चले गए, आप इमरजेंसी पे गए, इंदिरा जी पे गए, आप अरविंद केजरीवाल के विषय पर चले गए, आपने इस चर्चा को बहुत विस्तार से आप ले गए, जो कि अच्छी बात है। सुधांशु त्रिवेदी, प्रश्न ये है कि ये जो लोकशाही है इसको आप ध्यान नहीं रहा कि वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है। अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट चुका है, और कांग्रेस पार्टी दिल्ली में पानी की समस्या को लेकर केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, मटकी अटकी फोड़ रही है। अब पता नहीं आपको कैसे ध्यान आ रहा, आप कांग्रेस का पक्ष ले रहे हैं और केजरीवाल जी के फेवर में ले रहे हैं। और जिस शराब घोटाले को लेकर वो चार्जशीटों के अंदर हैं, कांग्रेस के एक नहीं दर्जनों बयान हैं, बाकायदा अजय माकन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि केजरीवाल जी ने शराब घोटाला किया है और उन्हें अंदर होना चाहिए। हमें समझ में नहीं आ रहा, और पंजाब में भी अगेंस्ट में लड़ चुके हैं आप। अच्छा, सदन में आप जो वातावरण की बात कर रहे थे, आज जिस समय इमरजेंसी का विषय आया, कांग्रेस के सांसदों ने हल्ला मचाना शुरू किया, उस समय समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने उनका समर्थन नहीं किया। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, स्पीकर के मुद्दे पर वाईएसआर कांग्रेस ने कह दिया कि वो हमारे सहयोगी के साथ है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूट चुका है, और तृणमूल कांग्रेस ने कहा हमसे कंसल्ट नहीं किया गया। पवार साहब ने कहा उन्हें जानकारी नहीं है। और यहां पर इमरजेंसी के मुद्दे पे ये 3 पार्टियां, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके, कांग्रेस के साथ नहीं थी। ये तो आंखों के सामने सदन का दृश्य, आपको ध्यान नहीं है क्या महोदय? इसलिए मैं कह रहा हूं, सदन के दृश्य को देखिए और अपनी पार्टी के टूटे हुए गठबंधन को देखिए, उसके उपरांत प्रतिक्रिया दीजिए। जी प्रियंका चतुर्वेदी, ये इंडिया अलायंस में कंफ्यूजन कैसे हो गया? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस के साथ अलायंस तोड़ चुकी है, और क्योंकि अभिषेक बनर्जी का कल रिएक्शन आया कि हमें कोई जानकारी नहीं है, शरद राव पवार की भी बात आई, क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में भी स्पीकर को लेकर एक मत नहीं था, खटपट थी कुछ जो सार्वजनिक मंच पे आई? नहीं, सबसे पहले तो मैं 2-3 चीजें कहना चाहूंगी, और प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ये कहूं कि सुधांशु जी को आजकल दिक्कत ये होती है कि इंडिया अलायंस में क्या चल रहा है। क्या अभी तक आपके इनके वक्तव्य में आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही थी महाराष्ट्र को लेकर, इसका वक्तव्य इनसे सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने अभी तक उनसे महंगाई के ऊपर कुछ सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने इनके पेपर लीक के बारे में इनसे बात करते हुए सुना है? नहीं सुना होगा। क्या आपने बेरोजगारी के बारे में सुना? नहीं सुना होगा। ये बार बार दूसरों के बारे में बात कर कर कि इंडिया अलायंस के साथ कौन है, कौन नहीं है, असमंजस है, मंजस है, समानता है, नहीं है, प्लीज आप हमारी टेंशन मत लीजिए। बात रही क्या अभिषेक जी ने आकर कहा, अभिषेक जी ने बाकायदा एक स्टेटमेंट किया। शाम को आपने देखा नहीं था जब एलओपी का डिक्लेरेशन हुआ था राहुल गांधी जी का, उसमें बाकायदा डेरेक ओब्रायन जी और कल्याण बैनर्जी थे साथ में। अब रही बात, बार बार हर चैनल पे आकर मैंने जो डिबेट अब तक की है सुधांशु जी के साथ, बार बार कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वो टूट गया, गठबंधन टूट गया, पर इंडिया अलायंस तो है, एक पार्टी का अलायंस नहीं है, मल्टीपल पार्टीज का अलायंस है, मल्टीपल स्टेट्स का अलायंस है। आप कहेंगे अरे कांग्रेस शिवसेना ने डीएमके के बारे में, शिवसेना का अलायंस कांग्रेस, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ तो कांग्रेस का अलायंस टूट गया। मैं लगाए, पर एक मिनट, मुझे तो टूट गया। इंडिया अलायंस में तो वो एक इंपॉर्टेंट मेंबर है। टीएमसी वेस्ट बंगाल में कांग्रेस के साथ नहीं लड़ी, पर क्या वो इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। अब बार बार ये उल्टा सीधा बयानबाजी करना। एक मिनट, लास्ट चीज मैं कहूंगी, बार बार याद दिलाते हैं अरे बाला साहेब जी की शिवसेना, बाला साहेब जी की शिवसेना। अरे बाला साहेब जी की शिवसेना को 25 साल आपके साथ खड़े रहे हैं। आपके, जब आपने ऊंचाइयों का स्तर देखा होगा, जब निचाई का स्तर देखा होगा, आपकी हंसी में, आपकी खुशी में, जब नितिन गडकरी जी से लेकर राजनाथ सिंह जी हारे थे और सरकार नहीं बना पाए थे, हम तभी भी आपके साथ खड़े रहे थे। आपने हमें मंत्री पद दिया, नहीं दिया, हम उसमें कभी चर्चा में नहीं गए। पर हाँ, ये जरूर बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना पूछना चाहेगी आपसे, 25 साल का अलायंस तोड़ा आप लोगों ने, और तोड़ने के बाद जो आपने जुर्रत की हमारी पार्टी को तोड़ने की, वो बाला साहेब ठाकरे जी का आपको ध्यान नहीं आया?
जो पीठ में खंजर घोंपने का काम किया आपने। और तभी महाराष्ट्र की जनता, अभी भी आप अहंकार से बात करेंगे बाला साहेब जी के बारे में, महाराष्ट्र की जनता ने, और आपसे विनम्र निवेदन है, महाराष्ट्र की जनता ने आपको एक बड़ा सबक सिखाया है। वो 25 सीट पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी जो 21 सीट लड़कर जीत कर आई थी 2019 में, आज वही, 1 मिनट प्लीज अमीश देवगन जी, प्लीज इंटरप्ट मत करिए, आज वही 28 सीट पर लड़ती है और 9 सीट लेकर आती है। इसका भी आप ध्यान रखिए। पर एक बात और प्रूव हो गई कि 2019 रहा हो या 2014 रहा हो, महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी जीती थी वो बाला साहेब ठाकरे जी के पोस्टर पे जीती थी, ना कि नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर पे। इस बार तो हमारे पोस्टर पे नरेंद्र मोदी जी भी नहीं थे, हम 0 से 9 पे पहुंचे हैं। जरा उसका जवाब दीजिए, फिर हमसे बात करिएगा। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, क्या आपको लगता है कि इस बार जो महाराष्ट्र में डेंट हुआ, और बार बार आप लोग कहते थे कि ये बीजेपी की जीत थी, उद्धव ठाकरे की जीत नहीं थी, लेकिन इस बार तो उद्धव ठाकरे की प्योर सीटें हैं ये 9, और एक बड़ा, हालांकि अगर ओवरऑल हम देखें तो शिवसेना को भी, जो ओरिजिनल शिवसेना थी उससे वो भी नीचे आई, और आपका भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और शिवसेना का तो सिंबल भी वो नहीं था। तो इन दैट वे प्रियंका चतुर्वेदी की जो बात है वो थोड़ी करेक्ट इसलिए है क्योंकि उसके अंदर इस बार ये ओरिजिनल शिवसेना जो अपने सिंबल के साथ लड़ती थी वो नहीं लड़ी थी। ओके ओके, नहीं प्रियंका जी, प्रियंका जी देखिए, ओके ओके, थोड़ी ठीक है, आपने कहा थोड़ी जो सत्य होता है मैं बोलता हूं, ठीक है, उनकी बात थोड़ी ठीक है। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया, मैंने आपको बताया कैसे 25 साल के अलायंस के बाद उन्होंने पार्टी को तोड़ा, फिर मैंने आपको बताया एक नए सिंबल और नई पार्टी के नाम से हमने 0 से 9 पे खड़े हुए हैं। 25 साल, ये लोग प्रियंका जी, वो 25 साल के अलायंस में जो तोड़ा गया उसमें तो आप दोनों का हाथ था, उसमें तो दोनों का हाथ था, बीजेपी का भी हाथ होगा, शिवसेना का भी हाथ होगा। ओके ओके, मैं जवाब ले लेता हूँ। ओके, मैं तो पूरी हिम्मत दिखाता हूँ जी, तभी यहाँ बैठा हुआ हूँ। ओके सुधांशु त्रिवेदी, देखिए हिम्मत की बात जहां तक है तो प्रियंका जी ने अद्भुत हिम्मत दिखाई है। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन सिर्फ दिल्ली में था मैडम, पंजाब में था ही नहीं, और दिल्ली में कह दिया आम आदमी पार्टी ने कि हमारा गठबंधन खत्म। मैं क्या करूं इस बात का, क्या बार-बार आप उस पे आ रहे हैं? एक दूसरे के खिलाफ मुद्दे पर आइए ना। अरे भाई, अब आप बोल रही थी मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, अब अपने टर्न पे बोलिए, की बात मत करिए, मुद्दे पर आइए। अरे मुद्दे पे बोल रहा हूँ, आपकी बात का क्रमवार जवाब दे रहा हूँ, अब आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। अरे आम आदमी पार्टी आप जोर से बोल रही थी तो मैं भी कह रहा हूँ, अपने टर्न पे बोलिए। आपके बोलने के दौरान मैं एकदम शांत रहा, अरे एकदम शांत रहा मैं, अब आप बीच में मत बोलिए, अब बात सुनिए, अब मैं बता रहा हूं, आपने खुद स्वीकार किया। मैं मुद्दे पे वापस लाऊंगी। अरे मुद्दे से क्या भटक रहे हैं, आप ही ने कहा इंडी गठबंधन है, तो मैं बता रहा हूं जो गठबंधन है वो किस प्रकार का। आपने खुद कहा कि हमारा विरोध है, फिर भी है, तो मैं बता रहा हूं कैसा विरोध है। अब शांति से सुनिए और एक एक बात का क्रमवार जवाब देता हूं आपको, इसमें टेम्पर लूज करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बताता हूं, देखिए साहब, आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है मगर गठबंधन है। तमिलनाडु, उसमें बंगाल में कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी, जो अभी पिछली लोकसभा तक नेता प्रतिपक्ष थे, वो कहते देयर इज नो डेमोक्रेसी इन बंगाल, और ममता बनर्जी जी की सरकार किलर हो गई है, यानी हत्यारी हो गई है सरकार। इसके बावजूद दिल्ली में कहते हैं टू सेव द डेमोक्रेसी इन इंडिया वी नीड ममता बनर्जी, गठबंधन है। अब बताइए, केरल में आप लड़ रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से, एक दूसरे के खिलाफ खूनी संघर्ष कर रहे हैं, मगर दिल्ली में गठबंधन है। तो पूरे देश को समझ में आता है कैसा गठबंधन है, और आप लोगों ने समझदारी का काम किया कि कम से कम मत विभाजन। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी एक बात है, बेशक ममता बनर्जी, सुधांशु त्रिवेदी माफ करिए मैं बीच में, अरे भाई हमें पूरी बात करने दीजिए, क्या बात है भाई, ये लगातार बोलेंगे और उसके बाद 2 सेंटेंस के बाद बीच में बोलने लगेंगे, ऐसे कैसे होगा भाई। और सुनिए प्रियंका जी, आपने कहा नीट, तो मैं नीट पे भी बोलना चाहता। अच्छा, मेरा प्रश्न है सुधांशु जी। अरे भाई, अच्छा आपका प्रश्न पूछिए, आपका प्रश्न उसका भी जवाब दे देते जी। बोल, पूछिए। मेरा प्रश्न ये है कि प्रियंका चतुर्वेदी ने एक बात बोली और उसके ऊपर आपने जवाब दिया, लेकिन उसके बाद भी इंडिया अलायंस के घटक दल टीएमसी भी है। एलओपी की जब अनाउंसमेंट हुआ तब डीएमके भी साथ थी, तब टीएमसी भी साथ थी, तब बाकी घटक दल भी साथ थे। पॉइंट ये है, लेकिन आम आदमी पार्टी का बेशक अलायंस जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, मुझे लगता है वहां पर बहुत बड़ी खटपट है, लेकिन उसके बाद बाकी दल तो साथ ही हैं। अब अधीर रंजन चौधरी और ममता जी की नहीं बनती, वो वहां पे पर्सनल इक्वेशन की दिक्कत है, लेकिन ये मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ एक है ये सब लोग, ये पॉइंट तो सामने दिखा है इस चुनाव के अंदर। अच्छा चलिए, ठीक है, अब चलिए, अधीर रंजन चौधरी जी से पर्सनल इक्वेशन की दिक्कत है, तो एनी राजा जो राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ी है, उन्होंने कहा कि वायनाड से लड़ने के बारे में
कम्युनिस्ट पार्टी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, कोई बात नहीं की गई, मुस्लिम लीग से बात की गई, तो राहुल गांधी के ऊपर है, उनसे भी पर्सनल इक्वेशन की बात है, मतलब वहां भी पर्सनल इक्वेशन की बात है। यही तो मैंने कहने का प्रयास किया कि इन लोगों में आपस में, और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे सपोर्ट करने की बात है, वो तो इन पार्टियों की मजबूरी है, क्योंकि जिस बड़े विपक्षी दल के 10% से अधिक सांसद होंगे उसी को लीडर ऑफ द अपोजिशन मिलेगा, ये चाहे या ना चाहे। हाँ, स्पीकर में सबकी सहमत जरूरी थी, तो नहीं दिखी। आप अब एक पूरी बात और कर दूं, इन्होंने जो पूछा था उसका भी जवाब दे दूं। इन्होंने कहा नीट पे हम नहीं बोल रहे हैं, नीट पे एनटीए के डीजी को हटा दिया गया, सीबीआई इंक्वायरी सेटअप कर दी गई, नेट की परीक्षा कैंसिल कर दी गई, धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही। आपने कहा महंगाई पे नहीं बोल रहे हैं, आज महंगाई की दर कितनी है महोदया? 4.75%। मैं चुनौती से कहता हूं 55 साल के कांग्रेस सरकार के कोई 2 साल बता के जाइए जब 5% से कम हो, 5 साल बता के जाइएगा। और जी सुधांशु जी, आपने अपनी बात को रखा। अब 4 साल बता के जाइएगा जब बेरोजगारी की दर पप्पू यादव जी 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 मैं कहना चाहता हूं पप्पू यादव देखिए एक बात मैं बता रहा हूं, मैं एक बात बता रहा हूं कि नेट, आपने कहा कि नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया, आपने कहा नेट का एग्जाम कैंसिल कर दिया गया। मैं कह रहा हूँ नीट के एग्ज़ाम के बारे में, जहाँ 20 बच्चे आत्महत्या किए और एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन हो, क्वेश्चन लगातार पेपर लीक आउट हो रहा है। आप आरबीआई से लेकर के अभी जितना उत्तर प्रदेश में लगभग सारे प्रश्न लीक होते हैं। एक दूसरा चीज़, वो पासपोर्ट, पहले बीजेपी ने कही कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और जब अपराध शाखा, इन्हीं के गठबंधन नीतीश कुमार की सरकार की अपराध शाखा ने जब पूछताछ के लिए चिट्ठी भेजा तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, और फिर इन्होंने डीजीपी को कहा कि हमको तुम भेज दो सीबीआई इंक्वायरी के लिए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं सक्षम हूं, तो इन्होंने सो मोटो नोटिस ले लिया, सीबीआई इंक्वायरी, कहा कि आप हमको कागज दे दीजिए, जबरदस्ती। भैया मैं जानना चाहता हूं कि क्वेश्चन जब पासवर्ड सुबोध सिंह डायरेक्टर के पास था, 2 दिन पहले पासवर्ड, उस डीजी लॉकअप का पासवर्ड के बगैर तो क्वेश्चन निकला नहीं होगा, तो आपने बाद में फेस सेविंग के लिए डीजी को आपने हटा दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कर रहे थे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट, और आपने वक्तव्य में भी अपने सदन के अंदर बोला, आपने अपने वक्तव्य में भी सदन के बोला कि ये 50 साल पुरानी इमरजेंसी की बात करनी जरूरी है, या अभी नीट के मामले में बात करनी जरूरी है। एक सेकंड में सुधांशु जी जवाब भी लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी, क्योंकि आप खुद पेशे से इंजीनियर है, क्योंकि आप खुद पेशे से सुधांशु त्रिवेदी इंजीनियर है, नीट का मुद्दा इस देश के करोड़ों छात्रों का मुद्दा है, इस देश के करोड़ों परिवारों का मुद्दा है। ये ऐसा मुद्दा है जो वाकई जिसको सोचकर, और जब छात्र इसकी पूरी मेहनत करते हैं और वो मेहनत पानी में चली जाती है, उसको देख के सिर्फ दुख नहीं होता, उनके भविष्य में भी खतरा होता है। क्या आपको लगता नहीं है कि क्योंकि शासन में आप हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार के अंदर शासन में आप हैं, आपके डिप्टी सीएम को मैंने इंटरव्यू करा, उन्होंने बोला तेजस्वी यादव के पीए ने कमरा बुक करा लिया। कमरा बुक कराने से पेपर थोड़ी लीक होता है, पेपर लीक होता है जो पप्पू यादव ने बताया वैसे। कैसे पासवर्ड गया? ये सारे प्रश्न बहुत बड़े हैं, और ये प्रश्नों के जवाब सरकार को, शासन को देने होंगे। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, और मैं चाहता हूं इसके ऊपर नॉन पार्टिजन होना चाहिए पूरी तरह से। डॉक्टर त्रिवेदी, बिल्कुल यही तो मैं बता रहा हूं आपको कि जो पप्पू यादव जी ने बात कही वो टेक्निकली सही है। ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर 1 नहीं 2 छपते हैं, और वो डिजी लॉक में रहते हैं। वो सिर्फ 1 घंटा या 2 घंटा पहले वो डिजी लॉक का कोड दिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन पेपर आपको निकालना है, तब आप उस क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। अब अगर वो क्वेश्चन पेपर 1 दिन पहले गया, यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं कमरा लेने से, वो कमरा उसने कोई भजन करने के लिए नहीं लिया था, वो कमरा उसने लिया था, वो क्वेश्चन पेपर उसके पास था, क्वेश्चन पेपर जिसके पास था वो पहले से करता था। और यहीं पर प्रश्न उठता है कि वो कौन लोग थे जिनकी कनाइवेंस के साथ हो रहा था। वो बड़ी टेक्निकल बात, इसीलिए सीबीआई को जांच दी गई है। ये केवल स्टेट की पुलिस के लिए ये सक्षम नहीं है कि दिल्ली में बैठे हुए किसी अधिकारी से वो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं होता है, इसलिए सीबीआई को दिया गया कि भिन्न भिन्न राज्यों में जो हो रहा है। इसीलिए शिक्षा मंत्री ने कहा है और जिन्होंने दोष किया है उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सवाल जेपीसी की कमेटी जांच करे। सर ये सवाल ये था कि अपराध शाखा ने जब उनको चिट्ठी भेज दी पूछताछ के लिए, मेरा सवाल क्या है? सुनिए, मेरा सवाल है क्वेश्चन कहां से? यही बात तो मैं भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन या तो जहां छपे वहां से निकले, या फिर
पासवर्ड जिनके पास था वहां से निकले। और सवाल ये नहीं है कि गेस्ट हाउस बुक किसने किया, सवाल ये है कि नालंदा नवादा जब भी कोई क्वेश्चन आउट होता है, ये लिंक नालंदा नवादा के साथ जुड़ा हुआ होता है। अपराध शाखा वहां तक पहुंच गई, पूछताछ करना था, और आपने जबरदस्ती, जब स्टेट गवर्नमेंट ने आपको सीबीआई इंक्वायरी की बात नहीं कही तो आपने टेक ओवर कैसे किया, किसके ऑर्डर पर किया? ना तो कोर्ट ने आपको कहा और न एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। बड़ी खबर आ गई है अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है। मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना रहा हूं। सीबीआई एक्शन पर बोली है सुनीता केजरीवाल, यह तानाशाही है, इमरजेंसी है, जेल से बाहर ना आने देने की एक पूरी कोशिश है, पूरी साजिश है। बेल के अगले दिन आरोपी बना दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है। इस समय सुनीता केजरीवाल ने पहली बार रिएक्ट किया है अरविंद केजरीवाल की सीबीआई अरेस्ट पे। आम आदमी पार्टी का यह पहला ऑफिशियल रिएक्शन है लगभग। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। सुधांशु त्रिवेदी, इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? सुधांशु त्रिवेदी, सुनीता केजरीवाल के बयान पर। सिर्फ एक ही बात बोलना चाहता हूं, बस एक ही, जो सुनीता केजरीवाल जी का बयान और जो आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर दिखाई पड़ रहा है, पहली बात इसका तकनीकी और राजनीतिक पक्ष। तकनीकी पक्ष यह है कि सीबीआई ने जो चार्जशीट दी इसके ऊपर कोर्ट डिसीजन लेगा। दूसरा पक्ष यह है कि कल तक जो राजनीति में परंपराओं की दुहाई दे रहे थे, ये नई परंपरा शुरू कर दी है कि जेल से रह के सरकार चलाएंगे। भारत में इससे पहले आधे दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री जेल गए हैं, चाहे हेमंत सोरेन जी अभी गए हों या शिबू सोरेन 2006 में गए जब हमारी सरकार नहीं थी, मधु कौड़ा 2009 में गए जब हमारी सरकार नहीं थी, 2000 में करुणानिधि जेल गए, 96 में जयललिता जेल गई, 97 में नहीं, मुख्यमंत्री नहीं गए थे, किसी ने भी ये परंपरा नहीं शुरू की कि जेल से मुख्यमंत्री नहीं गए थे, रिजाइन। मैं वही तो कह रहा हूं, मुख्यमंत्री पद सबने छोड़ा और यह नई परंपरा शुरू की कि जेल जाने के बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ा। अरे भाई, कम से कम ये तो लालू यादव जी से भी आगे निकल गए। मैंने आधा दर्जन मुख्यमंत्रियों को बताया, जयललिता जी 96, लालू यादव 97, शिबू सोरेन 2006, करुणानिधि 2000 और मधु कौड़ा 2009, ये सब हमारी सरकार से पहले के, और सबने पद छोड़ा, सिर्फ इन्होंने ही पद नहीं छोड़ा। तो पहले पप्पू यादव, देखिए ये गिरफ्तारी, जी ये गिरफ्तारी तो गिरफ्तारी, देखिए एक बात समझिए, ये तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद हुई है। सीबीआई को कस्टडी कोर्ट ने दी है, जिरह के बाद दी है, लेकिन इमरजेंसी है, तानाशाही है। जो इमरजेंसी की बात करी जाता है उसको कहा जाता है कि रंग में भंग है। एक बात मतलब तो ओरिजिनल इमरजेंसी लगी 1975 में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लगाई, कांग्रेस के शासन ने इमरजेंसी लगाई। भैया बोलिए पप्पू जी। मैं एक बात तो समझिए, 50 साल के बाद हम आ गए हैं अर्ध युग में, हम आ गए हैं एजुकेशन के युग में, भौतिक युग में, हम आ गए हैं सोशल मीडिया क्रांति के युग में, हम आ गए हैं दुनिया में हमारी इकोनॉमी, जैसे इन्होंने कहा कि 5% महंगाई, 160 रुपया 80 रुपया दाल, और तो आपको लगता है कि इतिहास की बात ही नहीं होनी चाहिए, इमरजेंसी की बात नहीं होनी चाहिए? बात तो सुनिए, ये तो सुनीता केजरीवाल खुद इमरजेंसी की बात कर रही है अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर। ये तो अभी की बात बता रहा हूं मैं आपको। मेरी बात तो सुनिए, मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को निश्चित रूप से उठाने का अपना राइट है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात को बहुत ही गंभीरता से रखती है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो। कांग्रेस को जब क्षमा मांगना था तो उन्होंने मांगा। राहुल गांधी जी जिस समय के नेता हैं, उन्होंने बहुत तरीके से कई मुद्दों पर पहले भी गलती स्वीकार की है और भूल को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। एक बात को समझिए, बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस की विचारधारा कभी नहीं मिलती थी, लेकिन राहुल गांधी जब आए और उद्धव जी आए, दोनों जब न्यू ह्यूमनिज्म, न्यू एक जो ह्यूमैनिटी की बात इस देश में जो उसको कहा जाए कि जो सनातनी हिंदू सभ्यता, पप्पू यादव जी, आप पुराने नेता हैं, ये ना ह्यूमैनिटी की बात थी, ये सीधी पॉलिटिकल की बात, पॉलिटिकल बात थी, ये प्योर मजबूरी थी, ये प्योर मजबूरी थी। किसी के नंबर 1, किसी के नंबर पूरे नहीं हो रहे थे महाराष्ट्र के अंदर, उस मजबूरी की वजह से साथ में आए। सर नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। उद्धव ठाकरे जी के लिए कोई मजबूरी नहीं थी। क्या बात करते हैं, मजबूरी नहीं थी? अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस साथ में आए, ये मजबूरी नहीं थी क्या? जिस कांग्रेस को पानी पी कर अरविंद केजरीवाल ने बुरा भला कहते थे, और शीला दीक्षित के बारे में क्या कुछ नहीं बोला, क्या वो मजबूरी नहीं थी?
और मजबूरी का नाम, और वो जो मजबूरी थी वो नरेंद्र मोदी था। मोदी के सामने को हराने के लिए सबको कांग्रेस के साथ, मेरी बात सुनिए ना सर, कांग्रेस के साथ बीजेपी नहीं थी क्या? बीजेपी के सपोर्ट से कांग्रेस के सपोर्ट से सरकार नहीं बनी थी क्या? कोई एक बात देखिए, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ठीक है सुधांशु जी, बीजेपी की सरकार मैं क्या कह रहा हूं इसको समझिए। नहीं आप छोड़िए ना, आप पूछिए तो भैया। सुधांशु त्रिवेदी वांट्स टू रिएक्ट, लेकिन इसी बीच आचार्य प्रमोद कृष्ण ने एक बड़ा बयान दे दिया है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है आचार्य प्रमोद कृष्ण, जो कि कल की पीठाधीश्वरों ने बोला है राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। 15 साल में इन्होंने कांग्रेस को निपटा दिया है और विपक्ष को 15 महीने में निपटाएंगे राहुल गांधी। ये बड़ी स्टेटमेंट है। सीधा सुधांशु त्रिवेदी में आपका रुख करता हूं। पप्पू यादव कहते हैं ये न्यू ह्यूमनिज्म है, ये न्यू ह्यूमैनिटी का एंगल है जिसके अंदर सब साथ आए हैं, सब साथ हैं। एक जो फिल्म थी वो जो दिखाई दे रही है वो न्यू ह्यूमैनिटी है। राहुल जी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, ये सब न्यू ह्यूमैनिटी के लिए साथ में आए हैं। न्यू गो प्रोसेस भी है, मतलब जो एज पर पप्पू यादव वही सवाल पूछो पप्पू जी। पप्पू भाई जो आपने बोला शब्दशाह वही सवाल लेके गया हूं डॉक्टर त्रिवेदी के पास, मैंने कुछ अपना नहीं डाला, इसमें ऐड नहीं करा। इकोनॉमिकल थॉट भी है। जी आपने कहा कि 50 साल पुरानी बात को याद रखने की क्यों जरूरत है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं लालू प्रसाद यादव जी जेल में थे, किसमें? मीसा में, MISA, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा था कि मुझे जिंदगी भर याद रहे कि इस कांग्रेस ने किस तरीके से अन्यायपूर्ण तरीके से मुझे जेल में रखा था। तो काहे बेटी का नाम रखा था? बदल दें। तो 50 साल हो गए ना, बदल दें। तो वो संकल्प खत्म हो गया क्या? नहीं सर, क्या है ये मजबूरी का अलायंस है। ये तब है, ये सारे लोगों की एक सी समस्याएं हैं, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अच्छा सर 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 संबित भाई, संबित भाई 30 सेकंड संबित नहीं, सुधांशु त्रिवेदी, आपको संबित पत्र बड़े याद हो गए, लगता है आपके बगल में बैठते हैं लोकसभा में। पप्पू यादव नहीं, सुधांशु भाई को पूछिए कि नीतीश कुमार जी को कितना गाली दिए और कितना इन लोगों ने एक दूसरे को धरती पर मिटा देंगे, मर जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया, देश के प्रधानमंत्री ने कहा नीतीश कुमार भसिया गए हैं, उनका ब्रेन खत्म हो गया है। नीतीश कुमार जी हो या आपने चिराग पासवान को घर से निकाल दी, उसके दल को तोड़ा, उसके परिवार को तोड़ा। आप इसको समझिए। मेरा समय यहाँ पर भी सुनिए, समय यहाँ समाप्त हो रहा है, समय यहाँ समाप्त हो रहा है।